Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कुल मिला के 4 चैप्टर, ठीक है। 4 चैप्टर में फर्स्ट नंबर क्या था आप लोगों का? सिस्टम ऑफ फोर्स, ठीक है। सेकंड नंबर आपका क्या था? फर्स्ट नंबर इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स था। इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है। और सेकेंड नंबर क्या था? सिस्टम ऑफ फोर्स। थर्ड नंबर था क्या आपका? मोमेंट। और फोर्थ नंबर आपका फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन के बाद आप लोगों का आता है क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो अब आपका नया चैप्टर आता है भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की जाए भाई, मैंने सिस्टम ऑफ फोर्स में इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स पढ़ा, सभी विषय में जाना, इसके मैकेनिक्स के यूज के विषय में बताया। उसके बाद सिस्टम ऑफ फोर्स मैकेनिक्स के यूज जो है सिस्टम ऑफ फोर्स में हुआ। मैंने सिस्टम ऑफ फोर्स यानी फोर्स के कई टॉपिक्स को पढ़ा, ठीक है। कैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो कैसे फोर्स लगेगा। अब इसके बाद सिस्टम ऑफ फोर्स के पूरा यूज क्या हुआ? मोमेंट में। मोमेंट जो है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के मल्टीपल हो गया, ठीक है। अच्छा, मोमेंट मैंने पढ़ा, ठीक है। मोमेंट पढ़ने के बाद ये पता चला कि सर जो फ्रिक्शन है वो भी मोमेंट में काम करता है। अगर एज लाइक कोई बॉडी ले लिया जाए तो मोमेंट उस पर काम करता है। तो मैंने ये भी पढ़ा कि मोमेंट का यूज फ्रिक्शन में किया गया, यानी इन सभी का यूज फ्रिक्शन में किया गया, ठीक है। तो अब फ्रिक्शन सहित सभी चैप्टरों का यूज किसमें किया गया है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ओके। तो बस अब यही पढ़ना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहला नंबर आता है बात सेंटर की। सेंटर यानी केंद्र की बात आती है। तो केंद्र क्या है भाई? पहला नंबर केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो क्या है केंद्र? अगर आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में 3D पढ़े हैं, तो ये अगर हमारा जेड अक्ष है, ये हमारा जेड डैश अक्ष है, ठीक है। ये हमारा क्या है? एक्स अक्ष है, और ये हमारा क्या है? एक्स डैश अक्ष है। ये वाई है तो ये वाई डैश अक्ष है, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है? आपका सेंटर है। सेंटर क्या है? ये सेंटर भाई, सेंटर यानी केंद्र, ठीक है। यानी आपका तीनों निर्देशांकों में जो है मिडिल पॉइंट आपका क्या हो गया? केंद्र हो गया। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर सेंटर तो हमने जान लिया, लेकिन अगर एज लाइक मान लीजिए कोई बहुत बड़ी बॉडी ले ली, जैसे एक आयत ले लिया हमने, इसका भी तो कोई सेंटर होगा, आप यही सोच रहे होंगे। तो ये भी इसका एक सेंटर है मेरे पास, मैंने देख लिया। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष को मैंने मिला दिया। क्या है? एक्स अक्ष है, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया, वाई डैश हो गया, जेड हो गया और जेड डैश अक्ष हो गया, ठीक है, समझने के लिए। तो ये आपका क्या आ गया? सेंटर ऑफ भाई पहला, ठीक है। तो अब ये हो गया चतुर्भुज का जो है आपका सेंटर। अच्छा, अब बात करते हैं वर्ग के सेंटर के विषय में। तो वर्ग यानी चारों भुजा बराबर हैं इसके, ठीक है। तो वर्ग यानी आपका जो कर्ण विभाजित कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन, वहीं पे ये भी विभाजित करेगा, वहीं पे ये भी विभाजित करेगा, आपका ये केंद्र हो गया। और अगर सर्कल की किसी वृत्त की बात की जाए, गोला की बात की जाए, तो ये हमारा अगर गोला हो जाता है तो इसका केंद्र कहाँ होगा? ये होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं भाई, सेंटर के विषय में हमने जान लिया, ठीक है। सेंटर जिसपे मतलब पूरा बॉडी केंद्रित हो, ठीक है। या फिर आप केंद्र बिंदु कह सकते हैं जिसका एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष निर्देशांक 0 के बराबर हो, ठीक। तो आइए अब देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर की बात मैंने कर ली, तो अब बात आती है सर ग्रेविटी क्या है, ठीक है।
तो इसी का चलिए आइए देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र। अब बात आती है सर कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी कई लोग सोच रहे होंगे कि अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण है वही है ग्रेविटी, यानी ये अगर अर्थ है तो यहाँ से कोई बॉडी अपनी ओर खींच लेता है। भाई बात सही है कि आपका ग्रेविटी यही है। ग्रेविटी और गुरुत्वाकर्षण में अंतर क्या होता है भाई? ग्रेविटी एक फोर्स है जो कि खींचती है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है जी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपका ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी F इज इक्वल टू डब्ल्यू एम इंटू जी, जिसे हम क्या कहते हैं? वेट। आइए अब इसी को प्रूफ करते हैं, क्यों, कैसे, कहाँ से। ओके तो ये हो गया हमारा। चलिए आइए देखते हैं भाई, इतना आपको सभी को समझ में आया। बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र। मैंने अभी तक गुरुत्व की बात की, तो चलिए आइए गुरुत्व के कई और टॉपिक्स की बात करते हैं कि जब कोई बड़ी पिंड मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये क्या है? हमारा अर्थ है। और यहाँ पे ये हमारा सेंटर है अर्थ का, ठीक है। और यहाँ पे कोई इतना बड़ा पिंड रखा हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र, ठीक है। अगर ये पिंड, इसका होल द्रव्यमान अगर यहाँ पे केंद्रित है, टोटल मास, अगर इसे हम कैपिटल एम से दिखाए, ठीक है, तो ये छोटे छोटे मिलके कई कणों से बना है। क्यों भाई? प्रत्येक कण छोटे छोटे मिलके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं। तो ये सभी कणों से मिलके बने हुए हैं जो कि जी के तरफ सीधा सीधा फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। आकर्षण लग रहा है ना इन सभी पे तो इनका एक परिणामी होगा जो कि ये आपको सीधा सीधा केंद्र की ओर खींच रहा है। क्या खींच रहा है? इनका अगर पूरा होल बॉडी इसी पे डिपेंड है तो ये इस पे खींच रहा है, ठीक। तो हमारे पास इससे क्या आया भाई? वेरिगेन्स थ्योरम ने बताया था कि जितने भी मोमेंट है, मोमेंटों का योग उनके परिणामी के मोमेंटों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या पॉइंट आया कि ये हमको मिल गया। तो इसमें जो है कि अगर प्रत्येक की बात की जाए तो M1 G, M2 G डैट 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 डैश आपका क्या आया? MN G, ठीक। तो और इसका टोटल, इसका जो है इस पॉइंट का क्या आया? M कैपिटल इंटू G, ठीक है। वेट कितना आया? M कैपिटल इंटू G आपका आ गया। ओके, तो यहां से मेरे पास ये आया एक पॉइंट। तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने देख लिया कि जिस पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो, ठीक है, तो वो हमारा आ गया कि गुरुत्व, ठीक है। गुरुत्व क्या है? जिस बिंदु पर किसी पिंड का समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाए उसे गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। गुरुत्व केंद्र, जिस बिंदु पर किसी वस्तु का समस्त भार केंद्रित हो वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ठीक है। अब गुरुत्व केंद्र की बात हमने कर ली, तो अब चलिए आइए देखते हैं भाई क्या होता है इसके आगे के पॉइंट पे।
तो अगर हमारे पास मान लीजिए कई बॉडी है तो हमने यहाँ से क्या निकाला, कैपिटल एम इंटू जी इज इक्वल टू m1 जी प्लस m2 जी प्लस डैट 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 डैश प्लस ऑफ mn इंटू जी, सभी को ले रहा है। तो कैपिटल M बराबर क्या है आपका, m1 प्लस m2 प्लस ऑफ m3 प्लस डैट 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 डैश प्लस ऑफ mn। ये आपका होल बॉडी आ गया। W इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल M इंटू जी। ये हमारे पास यहाँ से आ गया, ठीक है। तो आइए, तो इतना मेरे पास एक पॉइंट आ गया। तो अब बात क्या करेंगे, गुरुत्व केंद्र हो गया। अब इसी पे अगर परिकेंद्र की बात की जाए तो क्या होगा, आइए उसे भी देख लेते हैं, परिकेंद्र क्या होता है। अच्छा, गुरुत्व केंद्र क्यों, मतलब क्या इसका मतलब मीनिंग क्या है भाई। इसकी वैल्यू जो है गुरुत्व यानी वेट, ये प्रत्येक जगह चेंज होती रहती है, ठीक है। और क्या है, यह एक प्रकार की बल है। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व में अंतर है। जी यानी गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण, ठीक है। ये कैसा त्वरण है, ये सदैव बड़ी पिंड से छोटी पिंड से बड़ी पिंड की ओर लगती है। यह त्वरण पृथ्वी कोष्ठक में बड़ी पिंड की ओर छोटी पिंड का गुरुत्वीय त्वरण है, यानी खिंचाव है, ठीक है। आइए अब देखते हैं भाई, गुरुत्वीय त्वरण मेरे पास ये हो गया, ठीक। अब गुरुत्वाकर्षण बल की भी बात कर लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है भाई जो हमेशा किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचता है, ठीक है। यह एक ऐसा बल है पृथ्वी को पृथ्वी की ओर छोटे छोटे वस्तुओं को खींचता है। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि छोटे छोटे कई कणों मिलकर एक बड़े कण का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इनका परिणामी जो होता है वो क्या कहलाता है भाई, मैंने बताया इनका परिणामी क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर वस्तु का भार। अच्छा, भार और द्रव्यमान में कुछ डिफरेंस है भाई। आप सोच रहे होंगे डिफरेंस क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे F बराबर m इंटू जी, गुरुत्व के द्वारा लगाया गया बल। चूंकि क्यों, अब ये भी आप जान लीजिए न्यूटन के नियम से, F बराबर m इंटू ए। पृथ्वी के लिए क्या होता है भाई, A इक्वल टू जी, सो दैट F इज इक्वल टू m इंटू जी, जिसे क्या कहते हैं हम, वेट, ठीक है। अब इसी वेट की बात कर ली जाती है किसी बड़े पिंड के लिए, जब छोटे छोटे m1 m2 m3 द्रव्यमान के मिलके कई कण, जैसे कि इसी पिंड को हमने ले लिया, ठीक है।
तो इस पिंड को m1 प्लस m1g प्लस ऑफ m2g प्लस ऑफ डैट डैट डैश प्लस ऑफ mn g इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू जी इज इक्वल टू W। यानी वस्तु का वेट जो है छोटे छोटे कई कणों से मिलके बना हुआ वेट वो द्रव्यमान है। कोई वस्तु है उसके जो छोटे छोटे वेट है उन सभी का, इन सभी का जो योग है बीजगणितीय योग इन सभी का जो बीजगणितीय योग है क्या है, इन सभी के वस्तुओं के वेट के बराबर है। ओके, ये हो गया हमारे पास ये एक गुरुत्व केंद्र। अब समझ में आया इतना। अब बात करते हैं भाई परिकेंद्र की, सेंट्रॉइड। ठीक है, आइए सेंट्रॉइड की बात कर लेते हैं। गुरुत्व केंद्र इतना समझ में आ जाना चाहिए। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड यानी परिकेंद्र। ठीक है, सेंट्रॉइड क्या है भाई? अगर कोई ऐसा वस्तु हो जिसके पास लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई ना हो, जीरो के लगभग बराबर हो, ठीक है, यानी उसका आयतन ना निकाला जा सके। ठीक है, तो मैंने पढ़ा है घनत्व बराबर, क्या पढ़ा है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। यानी अगर द्रव्यमान है तो घनत्व होगा गुणित आयतन होगा। ठीक है, ये अगर इसमें क्षेत्रफल हो केवल तो परिकेंद्र यानी क्षेत्रफल। ठीक है, कोई ऐसा सतह परिकेंद्र किसे कहते हैं? सीधा सीधा पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा सतह जिस पे उस सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल केंद्रित हो। अब इसी को समझाते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, कोई ऐसा सतह जिस पर संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल केंद्रित हो, परिकेंद्र कहलाता है। भाई अब इससे साफ आप लोगों का क्या होता है कि आपके पास अगर लंबाई है, चौड़ाई है सिर्फ, ठीक, यानी L है, C है, लंबाई आपका है, चौड़ाई है, ठीक है, ऊंचाई आपका जीरो के लगभग बराबर दिया हुआ है, यानी आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू लंबाई गुणित चौड़ाई, आप इसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका केंद्र अगर मान लीजिए कि ये हमने ऐसे काट दिया, ये हमने काट दिया, तो इसका केंद्र ये हुआ, तो परिकेंद्र हमारा ये आया। ठीक, तो परिकेंद्र कैसे ज्ञात करेंगे? परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए सीधा सीधा कोई ऐसा सतह जिस पर संपूर्ण सतह का केंद्र हो, मतलब संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल केंद्रित हो, परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, तो बात हमने चतुर्भुज की। अच्छा, इसमें आयतन की बात क्यों नहीं की गई? क्योंकि आयतन अगर हम लें, ठीक है, तो घनत्व बराबर आयतन, द्रव्यमान, मास ऑफ रो इज इक्वल टू m बाई v हमने पढ़ा है, मास और वॉल्यूम। अगर मास हमारे पास होगा तो वॉल्यूम आराम से निकाला जा सकता है, डेंसिटी भी निकाली जा सकती है, लेकिन हमारे पास मास नहीं है। मास इज इक्वल टू नियर अबाउट जीरो। ठीक है, मास इज लिमिट ऑफ टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब हमको यही निकालना है, परिकेंद्र इस कंडीशन में निकाला जाता है। कहां से केंद्र होगा? तो इसी की बात करते हैं। अगर हम कहीं कोई मान लीजिए कि बेलन ले लें या फिर कोई गोला ले लें, ठीक है, गोले का केंद्र क्या होगा भाई? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी उसकी, गोले की?
तो गोले की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाहिर सी बात है कि रेडियस पे होनी चाहिए, क्योंकि चारों तरफ से आयतन दोनों का इक्वल होगा ना। तो चारों तरफ से जो है आपका इक्वल होगा। आइए उसी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से सभी का बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे पास एक बेलन है, सिलेंडर, क्या है, सिलेंडर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका निकालना है हमारे पास। उसकी तो आयतन निकाली जा सकती है भाई। तो आइए आयतन निकालते हैं। एज लाइक मैंने एक सिलेंडर ले लिया, क्या ले लिया, एक सिलेंडर, ठीक है। एक मेरे पास सिलेंडर ये है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है। अब मैंने इसे यहां से ये मिला दिया। अब इसकी टोटल हाइट कितनी है आपकी, h है। अगर h/2 की बात की जाए पॉइंट की, तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें ऐसे, तो क्या दोनों का आयतन इक्वल आएगा? अच्छा, आयतन इक्वल नहीं आएगा, चलिए ठीक है, ना लीजिए आप आयतन। तो ये h/2 हमारा ये हो गया h/2। अब इसकी वैल्यूम क्या होती है, आयतन v = πr², h यही होती है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा भाई, CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू आपका क्या होगा, h/2। ठीक है। अब ये हो गया आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी आपका ये अक्ष के केंद्र पर स्थित है, ठीक। मैंने इसे देख लिया CG। अब बात अगर हम इसी पे एक करते हैं कि अगर हमने इसी को शंकु ले लिया, यानी वेलन ले लिया, चलिए अभी तक हमने इसे लिया, अब हम एक गोला ले लेते हैं भाई। एक गोला ले लिया मैंने, गोले को एक ऐसे भागों में और एक ऐसे भागों में, इसमें R ये है, R ये है, R ये है, R ये है, यानी आपका ये हो गया। तो आयतन आपका क्या होगा, 4/3 πr³, ठीक है। अच्छा, अब इसका सेंटर ऑफ CG कहाँ होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भाई रेडियस पे होगा, CG इज इक्वल टू R, आपका सीधा सीधा आ रहा है, ठीक। अच्छा, अब इसी पे हम बात करते हैं कि अगर हम इसको शंकु बना ले, क्या बना ले, शंकु बना ले हम, कोण, ठीक है। तो क्या होगा, क्या ये संतुलन में रहेगा इस पॉइंट पे? अगर हम यहाँ पे पकड़ेंगे तो क्या संतुलन में होगा? एज लाइक मान लीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट की ली जाती है, तो इस इधर अगर पकड़ते हैं तो संतुलन में है, नहीं है ना। इधर पकड़ते हैं तो संतुलन में होगा, हाँ ये इस पॉइंट पे होगा। तो एज लाइक ये संतुलन में किस पॉइंट पे होगा, दोनों तरफ का भार कब इक्वल होगा भाई? वैरगेनस थ्योरम ने आपको बताया है, क्या बताया है कि रिजल्टेंट का जो है मतलब परिणामी का मोमेंट इन सभी के मोमेंटों के योग के बराबर होगा, ठीक। तो अगर हमारा परिणामी ये है R, तो R इंटू जो ये इतना डिस्टेंस होगा, सभी के मिला के जो डिस्टेंस आएंगे इनके परिणामी के बराबर होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट से अगर हम लिया जाए तो क्या ये h/2 पे होगा? नहीं भाई, h/2 पे नहीं होगा, जो कि h/4 पे आएगा। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम यहाँ पे ना मान के यहाँ पे मानते हैं, ठीक है, ये है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका आयतन क्या होगा, आप सीधा सीधा जानते हैं भाई, आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h, 1/3 πr² h। मेरा ये आ गया भाई, क्या है, वॉल्यूम है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, h/4 पर, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर ये h/4 आया कहाँ से? तो चलिए हम आगे अगली वीडियो में अभी आप लोगों को पूरा प्रूफ सहित देंगे, ठीक है। अभी तो बता रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अगर मेरा ये गोले की जगह अर्धगोला होता, अगर अर्धगोला होता तो क्या होगा भाई? तो यहाँ पे ये 4 की जगह 2 हो जाएगा, ओके। और CG बराबर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होगा भाई? CG बराबर सीधा सीधा 3r/8 हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे 3r/8 कहाँ से आया, 3r/8 कहाँ से आया, आप यही सोच रहे होंगे। तो परेशान ना होइए भाई, अगले वीडियो में हम आप लोगों को ये सभी पूरी टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना, हाउ यू कैन डिफाइन द सेंटर ऑफ
ग्रेविटी। ठीक है, तो ये अब हम पॉइंट देखते हैं। गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना फर्स्ट एंड 3 ऑप्शन में देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना। किस पॉइंट पे गुरुत्व केंद्र हमको ज्ञात करना है भाई? मेरा पॉइंट क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन एक समान क्षण ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, एक समान क्षण। ठीक है, अब एक समान क्षण मैंने ले लिया, एज लाइक ये ले लिया हमारे पास। ठीक है, हमने इसको यहां से एक रस्सी से बांध दिया, तो ये संतुलन में क्या है, m इंटू जी, स्मॉल m इंटू जी इधर लग रहा है आपका, m इंटू जी इधर लग रहा है, तो ये लंबाई आपकी ज्यादा है भाई। अगर ये संतुलन में होगी तो कैसे हो सकती है, इस पॉइंट पे होगी। अगर मान लीजिए m1 इंटू जी इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेट जी, यानी m2 जी से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मेरा ये पॉइंट अगर बड़ा है इस साइड का, तो कैसे संतुलित में होगा? तो दोनों के जब तक इक्वल नहीं होगा, m1 जी इज इक्वल टू m2 जी, दोनों संतुलन में नहीं होंगे भाई। तो परिणामी के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है कि इसे मिडिल पॉइंट पे लटकाया जाए, यानी इस पॉइंट पे अगर ये लंबाई l है मेरी, तो l/2 ये होनी चाहिए l/2। अगर m इज इक्वल टू m है, तो अगर इसका वेट जो है w इज m है भाई, m द्रव्यमान है और इसका भी द्रव्यमान अगर m है तो, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया आपका कि यहां से क्या होनी चाहिए कि इस पॉइंट पे होनी चाहिए भाई। मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका क्या है, l/2 पॉइंट पे, इस पे पॉइंट पे है। ओके, तो आइए अब देखते हैं सेकेंड ऑप्शन क्या कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया मेरा। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है जब कोई मतलब कि अनियमित आकार की कोई आकृति हो, तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे ज्ञात करेंगे। अनियमित आकार की कोई प्लेट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात करना। ठीक है, अनियमित आकार की मित आकार की प्लेट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात करना, पर गुरुत्व केंद्र। ठीक है, अनियमित आकार की अगर इसकी बात हम करें, ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे कि मेरे पास कोई अनियमित आकार की ये प्लेट है। ठीक, अच्छा, इसमें आप सोच रहे होंगे बहुत सारे कण मिलके इसे बनाए हैं। मैंने एक कण इसे ले लिया, एक कण इसे ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, यहाँ पे तो मैंने जब इनको मिलाया, ठीक है, मैंने जब इनको हम मिला दिए इस पॉइंट से, तो आप देख रहे हैं कि ये सभी एक बिंदु से होते हुए काटते हुए गुजर रही हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका क्या हो गया, सी जी, इसका जो कटान बिंदु है, यानी सी और जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है इस पॉइंट की। ठीक है, अगर बात करते हैं कि कोई अगर नियमित आकार की दिया हुआ, नियमित आकार का प्लेट दिया हुआ है, गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना है, ठीक, जिसमें लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई दी हुई है भाई, तभी गुरुत्व केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। तो नियमित आकार, थर्ड ऑप्शन क्या है, नियमित आकार की, नियमित आकार की प्लेट पर गुरुत्व केंद्र। ठीक है, अगर नियमित आकार की प्लेट पर गुरुत्व केंद्र की बात की जाए तो क्या होगा भाई। नियमित आकार की प्लेट मैंने एक बना ली है, आइए देखते हैं। यह है मेरा एक नियमित आकार का कोई प्लेट मैंने ले लिया, ठीक है, ये आइए देखते हैं भाई अब कैसे करते हैं इसे। मैंने इसे और इसे मिला लिया, ठीक है, इसे और इसे मिला लिया मैंने।
तो अब मेरे पास एक बॉक्स बन गया। ठीक, तो अब अगर हम बात करें कि हम इसको मिला लिए, ठीक है, और इसे इस पॉइंट को हमने मिलाया, ठीक है, फिर हमने इस पॉइंट को मिला दिया और इस पॉइंट को मिला दिया भाई। ठीक है, तो अब देख रहे होंगे आप कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मिलान बिंदु जो है आपको ये काटता हुआ दिखा रहा है, तो ये क्या हुआ आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इस पॉइंट पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक रॉड हमने ले लिया एज लाइक, मान लीजिए ये हमने ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी ऊंचाई भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। मैंने इसे जो है एक पॉइंट ऐसे काटा, फिर एक ऐसे काटा, फिर मैंने इसी नीचे इसको एक पॉइंट ऐसे काटा, एक पॉइंट ऐसे काटा, तो इसका जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारा क्या आया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो अब इतनी बात हो गई सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो अब आप लोगों से अगले वीडियो मिलते हैं, तब आपको लेकर आएंगे नियमित परिकेंद्र कैसे ज्ञात करते हैं। अगर कोई आकृति है, परिकेंद्र कैसे ज्ञात किया जाए, टू फाइंड द सेंट्रॉइड। ठीक है, एंड सेकेंड में जो है कि आप लोगों को कुछ अब प्रूफ कराना स्टार्ट करें कि अगर आप लोगों ने पढ़ा है इतना तो कैसे आया। जैसे कि मान लीजिए हमने अभी अभी पढ़ा है कि कोई अगर कोण है तो कितना आ रहा है आपका 3r/8। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए अर्धवृत्त हमारा है, मतलब अर्धगोला, अगर मेरे पास ये एक अर्धगोला है, अगर मान लीजिए ये हमारा अर्धगोला है, तो मेरे पास इसकी जो सेंटर ऑफ रेडियस है CG कहाँ से आई, 3r/8। ठीक है, ये हम कैसे ज्ञात करें। या फिर अगर हमारे पास ये कोना है, कोण, ठीक, तो अगर इसकी सेंट्रॉइड की बात करें तो h/4 कैसे आया। तो ये सब आप लोगों को जो है प्रूफ कराना स्टार्ट करेंगे। चलिए, तब आप लोगों से अगले वीडियो मिलते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Peace.